The very first example is the example of automatic storage class. कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था automatic storage class का जो हमारे पास में concept होता है, by default compilers जो हमारे प्रोग्राम को काम में लेते हैं, सारी operations perform करके हमें result calculate करते हैं, तो अगर हमने किसी भी तरीके का storage class अगर mention नहीं किया होता है, तो by default automatic storage class को ही consider किया जाता है। अब हम अगर चाहें तो ऑटो कीवर्ड को काम में ले सकते हैं और चाहें तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने साइंड और अनसाइंड का कंसेप्ट देखा था। साइंड जो है वो बाय डिफॉल्ट काम करता है, अगर हमें स्पेसिफिकली सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के साथ में काम करवाना है तो अनसाइंड लिखना पड़ता है। तो लगभग उसी तरीके का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है और उस फंक्शन में बेसिकली हर एक नंबर का जो स्क्वायर है मैं उसे प्रिंट करवाने की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया है। अब जो यहाँ पे फंक्शन मैंने क्रिएट किया है उसका नाम है प्रिंट वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे यूजर एक हमें एंड लिमिट प्रोवाइड करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे यूजर ने एंडिंग लिमिट हमें 5 प्रोवाइड करी है, तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबके स्क्वायर हमें स्क्रीन पर प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे एंड लिमिट को इनपुट लेने का काम जो है वो तो हमने मेन में किया है, और जो स्क्वायर को प्रिंट करने का काम है वो प्रिंट वैल्यू नाम के फंक्शन के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है stdio and conio, फॉलोड बाय फंक्शन का डिक्लेरेशन, क्योंकि जो फंक्शन है ये हमें किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हमें वॉइड स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब अगर फंक्शन को बाद में क्रिएट किया है तो पहले प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा या फिर फंक्शन को पहले बनाना पड़ेगा, आइदर ऑफ द टू वेज, जैसा कि हम लोग अभी तक सारे एग्जाम्पल्स में इम्प्लीमेंट करते आए। तो यहाँ पे प्रिंट वैल्यू नाम का जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे हमारे पास में है वॉइड। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल करवाते टाइम मैंने किसी भी तरीके के आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास नहीं किए हैं, तो सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन को मैंने स्टार्ट किया है void main एंड अ कर्ली ब्रेस। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक तो है हमारा लिमिट वेरिएबल और एक है हमारा आई वेरिएबल। देखिए लिमिट के अंदर तो हम एंडिंग लिमिट जो है उसका इनपुट लेने वाले हैं, और आई जो है वो स्टार्ट से लेकर यानी कि 1 से लेकर इस लिमिट तक के जितने भी नंबर्स है उन पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमारा आई वेरिएबल है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टोरेज क्लास जो है वो हमने मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर होगा, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास में सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है, इन फंक्शन के बाहर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते, और साथ साथ में ये रन में जाके क्रिएट होंगे, बाय डिफॉल्ट इनके अंदर गार्बेज होगा। वही सारी स्पेसिफिकेशंस, वही सारे पॉइंट्स जो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो इन दोनों वेरिएबल्स पर अप्लाई होते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के केस में। तो फॉलोड बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन वी हैव CLR SCR, हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए। उसके बाद printf की हेल्प से मैंने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है दैट इज एंटर लिमिट, और scanf की हेल्प से लिमिट वेरिएबल के अंदर इनपुट को एक्सेप्ट किया है, तो scanf %d एड्रेस ऑफ लिमिट। अब यहाँ पे मैंने 1 से लेके इस लिमिट तक का लूप चलाया है और उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल किया है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एंड i प्लस प्लस। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे लिमिट के अंदर यूजर ने हमें 5 इनपुट किया है, तो 1 से लेके 5 तक का हमारा लूप चलेगा टोटल 5 बार। i is equals to 1, 1 is less than equal to 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है, लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है, हम कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम पे है। अगर आप किसी भी तरीके के एग्जाम के अंदर लूपिंग को काम में ले रहे हैं तो चाहे आप एक स्टेटमेंट लिखे या आप 100 स्टेटमेंट्स लिखे, हर बार कर्ली ब्रेसेस को मेंशन कर देना और उसके मार्क्स जो है वो बहुत सी बार डिडक्ट हो जाते हैं। इवन प्रैक्टिकल पेपर में भी जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो मेक श्योर कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की मिस्टेक आप नहीं करें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है फिर वो पूछ लेते हैं। तो करेक्ट प्रैक्टिस तो कर्ली ब्रेसेस वाली ही है, ये सिर्फ हम अपनी प्रैक्टिस के लिए है कि हम इनको स्किप कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा। लूप एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि हमारा प्रिंट वैल्यू फंक्शन जो है वो अब कॉल होने वाला है।
तो एग्जीक्यूशन कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, जहां से हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया है यानी कि डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पे रिटर्न टाइप दैट इज वॉइड और फंक्शन का नाम दैट इज प्रिंट वैल्यू। किसी भी तरीके का कोई आर्गुमेंट हमारे पास में यहाँ पे है ही नहीं, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सारे स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रेसेस के बीच। अब यहाँ पर मैंने ऑटो कीवर्ड की हेल्प से इंटीजर टाइप का एल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू मैंने 1 असाइन करवा दी। अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, अगर वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट नहीं करवाते तो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज होता है, रैम में जाके क्रिएट होगा, और क्योंकि ऑटो टाइप का है तो इस फंक्शन के बाहर हम उस एल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। सेम स्पेसिफिकेशंस जैसे आई और लिमिट के साथ में थे, लेकिन यहाँ पे अब मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया है, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी बल्कि एल के अंदर 1 जाके स्टोर होगा। अब सिंपली मैंने क्या किया है, इस एल के अंदर जो भी डेटा है मैंने उसका स्क्वायर प्रिंट करवा दिया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी करंट वैल्यू है उसको खुद से मल्टीप्लाई करवा दो तो स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन कॉमा एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो हमारे पास में आउटपुट क्या आने वाला है, एल के अंदर 1 है, तो 1 को अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरे पास में 1 ही आएगा। तो 1 यहाँ पे प्रिंट होगा और जो स्लैशन है उसकी हेल्प से हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट लाइन। फिर एल के अंदर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया है, तो एल की वैल्यू क्या हो गई 2। फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर हो गया है, हम पहुंच जाएंगे इसके बाद वाले स्टेटमेंट पे। अब इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा यानी कि वैल्यू बिकम्स 2। 2 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो अब फिर से हमारा फंक्शन जो है वो कॉल होगा। फिर से फंक्शन कॉल होगा का स्टेटमेंट है, और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जब तक हमारे पास में फंक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक ही ये वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही पहली बार में फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ये वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को लॉस्ट कर दिया। तो जब दोबारा से फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा से ऑटो इंट वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा एल नाम का, जिसके अंदर 1 एज अ वैल्यू असाइन होगी। अब फिर से वेरिएबल क्रिएशन हुआ है, फिर से 1 इसके अंदर असाइन हुआ है, तो फिर से जब प्रिंटफ का स्टेटमेंट चलेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि हमारे पास में आंसर 1 ही आने वाला है। फिर से एल के अंदर इंक्रीमेंट, द वैल्यू बिकम्स 2। फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर, एल अपनी वैल्यू को लॉस्ट कर देगा। इसके बाद फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 3। 3 इज अगेन लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे फिर से फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा तो एग्जीक्यूशन कर्सर दोबारा से इधर पहुंच जाएगा। अब क्योंकि एल वेरिएबल तो मेमोरी में से हट गया है, तो अब दोबारा से एल वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्टेंस में आएगा। फिर से उसके अंदर 1 एज अ वैल्यू असाइन होगी और फिर से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही हमारे पास में आउटपुट प्रिंट होगा। फिर से आई एल के अंदर इंक्रीमेंट, द वैल्यू बिकम्स 2। सेम गोज फॉर द फोर्थ वैल्यू एंड सेम गोज फॉर द फिफ्थ वैल्यू एज वेल। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो 5 बार सिर्फ 1 ही हमें आउटपुट के तौर पे प्रिंट करने वाला है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एल वेरिएबल क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास यानी कि ऑटो कीवर्ड को यूज करके क्रिएट किया है। तो यहाँ पर इन वेरिएबल्स का जो स्कोप रहता है, जो इनका विजिबिलिटी और इनका लाइफ टाइम रहता है, सिर्फ उसी ब्लॉक से उसी फंक्शन के अंदर है जहाँ पे इन्हें क्रिएट किया गया है। जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे एल के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है तो सेकेंड कॉलम पर ये एल की वैल्यू 2 के हिसाब से काम करेगा, थर्ड बारी उसकी वैल्यू को 3 से लेके काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर होगा, हमारा वेरिएबल तो मेमोरीज में हट गया, वो कुछ और वैल्यू को रेफर कर रहा है। सो दैट्स हाउ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वर्क्स। अब एग्जीक्यूशन हम देखेंगे इस प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड या जो भी टर्म्स मैंने आपको बताए हैं तो आप पूछ सकते हैं।
देखिए एग्जैक्टली में वही सेम प्रोग्राम है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, वही सेम हमारा मेन फंक्शन और प्रिंट वैल्यू। कंपाइलेशन कोई एरर नहीं है एंड एग्जीक्यूशन एंड लिमिट 5 ही हम लोग अभी दे देते हैं इनपुट के तौर पे, तो 5 टाइम्स हमारा फंक्शन कॉल होगा। और देखिए 5 टाइम्स 1 एज अ आउटपुट हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है, क्योंकि हर बार फंक्शन कॉल करने पर एल वैल्यू एग्जिस्टेंस में आया, वैल्यू को प्रिंट किया, इंक्रीमेंट हुआ और फिर वो मेमोरी में से हट गया। So that's how automatic storage class works. अगर दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ और वैल्यू इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 अगर मैंने इनपुट किया है, तो 10 टाइम्स फंक्शन कॉल होगा, 10 टाइम्स वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आएगा, 10 टाइम्स स्क्वायर प्रिंट होगा और 10 टाइम्स इंक्रीमेंट होके फिर वो मेमोरी में से हट जाएगा। सो दैट्स हाउ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वर्क्स। किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन है एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में भी तो आप पूछ सकते हैं। एज आई वाज सेइंग कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है पहले वाले एग्जाम्पल की तरह। डिफरेंस है तो सिर्फ हमारे फंक्शन में इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट में। एक बार फिर से स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, बिल्कुल वही सारे स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है, उसके बाद फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने स्पेसिफाई किया है, वॉइड प्रिंट वैल्यू फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, क्योंकि इस फंक्शन को मैंने मेन के बाद में बनाया है। फॉलोड बाय प्रोटोटाइप के बाद मैंने मेन को यहाँ पे क्रिएट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन वही सेम दो वेरिएबल्स, एक एंड लिमिट को यूजर से इनपुट लेने के लिए और एक स्टार्ट से लेके इस लिमिट तक की वैल्यूज पे 1 बाय लूपिंग इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने आई वेरिएबल क्रिएट किया है, फॉलोड बाय CLR STR। अगेन printf scanf की हेल्प से मैंने लिमिट वेरिएबल के अंदर इनपुट को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लूपिंग की हेल्प से मल्टीपल टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करवाया है। I is equals to 1, I less than is equals to limit and I plus plus. Let's assume कि लिमिट के अंदर यहाँ पे यूजर ने हमें 5 इनपुट किया है और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वैल्यू की कॉलिंग है। आप सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस स्किप कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया। अब पहली बार जब हमारा लूप चलेगा, I की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फंक्शन पे। अगेन वॉइड प्रिंट वैल्यू बिल्कुल पहले वाले एग्जांपल की तरह, डिफरेंस है तो सिर्फ यहाँ पे इस एल वेरिएबल के डिक्लेरेशन के अंदर। पहले वाले एग्जांपल में मैंने ऑटो कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल क्रिएट किया था तो वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल या जो अब वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है अब उसे मैंने स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अब ये जो एल वेरिएबल है ये ऑटोमेटिक नहीं बल्कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब ये है कि जो ये एल वेरिएबल है हर बार फंक्शन कॉलिंग पर ये वेरिएबल बार बार क्रिएट नहीं होगा। पहली बार जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिर्फ ये उस पहली बार में ही हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसकी वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी, जो भी इनिशियल वैल्यू है। अगर हम इस एल के अंदर कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करवाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 0 रहेगा और ये रैम में जाके ही स्टोर होता है। अब यहाँ पे जो कल डिफरेंस मैंने आपको बताया था उसमें एक पॉइंट था हमारा कि जो इसका लाइफ टाइम रहता है या जो इसकी विजिबिलिटी रहती है, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में है तब तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा और हम इस वेरिएबल को मल्टीपल फंक्शन कॉल में भी रिटेन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल फंक्शन कॉल में कैसे वैल्यू को रिटेन करता है, ये सारे स्टेप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन की कॉलिंग हुई है, वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आया है एल नाम का जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 1। अगेन सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट है, printf %n, l मल्टीप्लाई बाय l। l की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास में आएगा 1। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे अब प्रिंट हो गया है, आंसर आ गया है 1। उसके बाद क्या किया है, l के अंदर इंक्रीमेंट किया है, यानी कि l की वैल्यू अब हमारे पास में हो चुकी है 2। फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर। अब यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल जस्ट बिकॉज फंक्शन ओवर हो गया है तो ये मेमोरी के अंदर से हटता नहीं है। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एल वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर, आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, अब सेकेंड टाइम हमारा लूप चल रहा है।
2 इज अगेन लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से फंक्शन की कॉलिंग होगी और फिर से हम यहाँ पे पहुंचेंगे। अब दोबारा से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, लेकिन वेरिएबल तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो अब ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दोबारा से काम नहीं करेगा। सिर्फ एक बार स्टैटिक टाइप के वेरिएबल्स मेमोरी में क्रिएट होते हैं, जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है पहली बार। तो जब ये काम नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पे जब प्रिंटफ काम करेगा, तो प्रिंटफ क्या करेगा, l मल्टीप्लाई बाय l की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो वेरिएबल के अंदर लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 हमारे पास में आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास भी वो स्टेटमेंट था कि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग में रिटेन कर सकती है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप फंक्शन को 10 टाइम्स कॉल करें या 100 टाइम्स कॉल करें, दोबारा से फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं होता है। जो आपने लास्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करी थी, वो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट होने के बाद फिर से l के अंदर इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 3, फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर। अब फिर से i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 इज अगेन लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से फंक्शन की कॉलिंग होगी। फिर से इस स्टेटमेंट पे आएंगे, अब वेरिएबल तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो दोबारा से डिक्लेरेशन नहीं होएगा। printf %b/i l, l, अब यहाँ पे l की लास्ट वैल्यू 3 थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9 हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होगा और हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। फिर से l के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, द वैल्यू बिकम्स 4 नाउ। फिर से एग्जीक्यूशन ओवर हो चुका है हमारा, तो हम फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 4। अब फोर्थ टाइम फिर से प्रिंट वैल्यू वाला फंक्शन कॉल होगा। अब फिर से डिक्लेरेशन है, ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर है, तो दोबारा से डिक्लेरेशन नहीं होगा। फिर से प्रिंटफ काम करेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16, तो 16 हमारे पास में प्रिंट होगा और एग्जीक्यूशन कर सकते नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ /n। फिर से l के अंदर इंक्रीमेंट, द वैल्यू बिकम्स 5 नाउ। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास में इंक्रीमेंट होगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिफ्थ टाइम भी फंक्शन कॉल होगा। फिर से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, लेकिन वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो दोबारा से डिक्लेरेशन नहीं होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अब हमारे पास में 25 आंसर आने वाला है। फिर से एल का इंक्रीमेंट, द वैल्यू बिकम्स 6 नाउ। अब यहाँ पे 6 इंक्रीमेंट होगा, 6 तो 5 से छोटा होता नहीं है ना, उसके बराबर होता है, तो अब ये हमारी कॉलिंग नहीं होगी। कॉलिंग नहीं होगी तो अब हमारा एग्जीक्यूशन ओवर हो चुका है। गेट ch क्या करेगा, एक इनपुट का वेट करेगा। जैसे ही एक कैरेक्टर का इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ओवर हो जाएगा और उस पॉइंट पर ये l वेरिएबल अब अपनी वैल्यू को यानी कि 6 को लूज कर देगा। तो जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में है, तब तक स्टैटिक वेरिएबल्स एग्जिस्टेंस में रहते हैं। चाहे आप यहाँ पे फंक्शन को 10 टाइम्स कॉल करो या 50 टाइम्स कॉल करो, वो अपनी वैल्यू को फंक्शन कॉलिंग के बीच में कहीं पे भी लॉस नहीं करता है, वो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल एक बार एग्जिस्टेंस में आएगा जब पहली बार आपने इसका डिक्लेरेशन किया है। बार बार डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं होता है। So that's how static storage class works. तो हमारे पास भी यहाँ पे जो अब आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। जो भी नंबर्स थे हमारे पास में उनके स्क्वायर प्रिंट होंगे, जो कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के साथ में पॉसिबल नहीं था। तो कभी भी कुछ इस तरीके की वर्किंग करवानी हो कि हम कुछ काउंटिंग प्रोसेस करवा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट ईयर में उप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है कि आपको स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है। अब स्टोर करवाने के साथ साथ आपको क्या करना है, बार बार काउंट भी करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो गए। तो अगर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होगा तो बार बार फंक्शन कॉल करने पे बार बार वैल्यू वेरिएबल क्रिएट होगा, बार बार वैल्यू लॉस होती रहेगी। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो होता क्या है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंक्रीमेंट कर दिया तो काउंट हो गया 1। सेकेंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो इंक्रीमेंट हो गया, काउंट हो गया 2। तो यहाँ पे कभी भी कुछ काउंटिंग जैसा प्रोसीजर है, टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, तो उस तरीके के प्रोग्राम्स के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड को काम में लेते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के साथ में ये अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करता है, या अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है। So that's how static storage class works.
अब किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सेम वही प्रोग्राम है जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बस यहाँ पे ऑटो की जगह हमारे पास में स्टैटिक कीवर्ड है। तो एक बार हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन। एंडिंग लिमिट में यहाँ पे 5 ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो देखिए 1 से लेके 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स प्रिंट हो गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ और इनपुट देती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 20 दे दिया है एज अ इनपुट, तो 1 से लेके 20 तक काम होगा। तो देखिए 1 से लेके 20 तक हमारे पास में स्क्वायर्स प्रिंट हो गए। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू को मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग के केस में रिटेन करके रखे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप सबको डिफरेंस दोनों के बीच का क्लियर है। मूविंग टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ स्टोरेज क्लास, जो कि है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का। अब एक्सटर्नल का डिस्क्रिप्शन जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, वहां पे मैंने आप लोगों को ये चीज कही थी कि कभी भी जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल टाइप का, तो किसी भी ब्लॉक के अंदर उसे क्रिएट नहीं किया जाता है। हमेशा ब्लॉक के बाहर हम उस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल कीवर्ड लिखते हैं तो भी वो एक्सटर्नल क्लास का ही मेंबर है, और अगर आपने विदाउट एक्सटर्नल कीवर्ड वेरिएबल को क्रिएट किया है तो भी उसे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का मेंबर ही कहा जाता है। जैसे कि ब्लॉक के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है, उसी तरीके से ब्लॉक के बाहर बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न होता है। तो आप चाहें तो इसे काम में ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जो भी वेरिएबल हमने ब्लॉक के बाहर क्रिएट किया होगा उसे हम अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल कीवर्ड को यूज करके इंटीजर टाइप का y नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 100। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे void डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है। बेसिकली डिस्प्ले फंक्शन किसी भी तरीके की वैल्यू को वो रिटर्न नहीं कर रहा है और ना किसी भी तरीके के इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली इस y को प्रिंट करवाने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, printf /n y is $d, y। तो करंटली अभी y के अंदर 100 है, तो हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, y is 100। और उसके बाद मैंने इस y के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है, y इज इक्वल्स टू y प्लस 100। अब y के अंदर 100 है, 100 प्लस 100 हो जाएगा 200। तो अब इस y वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 200 हो जाएगी। अब क्योंकि ये वेरिएबल ब्लॉक के बाहर है तो अब हमें दोबारा से ब्लॉक के अंदर किसी भी तरीके का वेरिएबल क्रिएट करने की नीड नहीं है। वो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा ब्लॉक के बाहर की वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्ट करता है तो उसी को यूज करके वो सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करके दे देगा। लेकिन ये फंक्शन तो तभी कॉल होगा जब मेन से हम इसको कॉल करेंगे। तो अब डिस्प्ले के बाद मैंने मेन फंक्शन को क्रिएट किया है। इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले CLR STR है, फॉलोड बाय द कॉलिंग ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले फंक्शन की कॉलिंग होगी तो y की वैल्यू प्रिंट होगी और y के अंदर 100 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि y की करंट वैल्यू 200 हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे printf की हेल्प से y की वैल्यू को ही प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज इन मेन y इज %d। मेन को मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ फंक्शन ने क्या प्रिंट किया है और मेन फंक्शन ने क्या प्रिंट किया है। बाकी आप जैसे चाहे वैसे प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो क्योंकि y की वैल्यू लास्ट 200 थी तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो मैसेज आएगा दैट विल बी इन मेन y इज 200, क्योंकि लास्ट टाइम वही अपडेशन हमने किया था। अब इसके बाद मैंने फिर से y के अंदर 100 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो 200 प्लस 100 अगर होगा इट बिकम्स 300। तो y के अंदर अब जो करंट वैल्यू है दैट इज 300। अब फिर से मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, तो फिर से क्या होगा, printf काम करेगा, यानी कि y की करंट वैल्यू विच इज 300 को प्रिंट कर देगा। और फिर से मैंने यहाँ पे y के अंदर इंक्रीमेंट करवा दिया है, तो अब वैल्यू हो चुकी है 400। इस 400 के बाद फिर से printf है। अब फिर से मैसेज है इन मेन y इज %d। तो y की करंट वैल्यू क्योंकि 400 है तो अब ये क्या होगा 400 एज अ आउटपुट को प्रिंट करेगा और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन जो है वो ओवर हो गया है।
तो किसी भी ब्लॉक के बाहर अगर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं, चाहे आपने यहाँ पे 2 फंक्शंस क्रिएट किया या 20 फंक्शंस क्रिएट किया हो, उन सारे फंक्शंस में हम इस y वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके के जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का टर्मिनोलॉजी हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हैं। एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करके डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल, यानी कि अगर आपने असाइनमेंट करवाया है तो गुड इनफ, अगर नहीं करवाया है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 कंटेन करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग के पास में क्वेश्चन आ जाए कि अगर मैं डिस्प्ले के अंदर भी y वेरिएबल क्रिएट कर दूं तो फिर क्या आउटपुट आएगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कल के एग्जाम्पल का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए मान लीजिए कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है y वेरिएबल जो ब्लॉक के बाहर हमने क्रिएट किया हुआ है। तो एक बार ही इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर आप लोग के क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। ठीक है, प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। सेम वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया एक्सटर्न का। सबसे पहले वेरिएबल का क्रिएशन है फॉलोड बाय डिस्प्ले फंक्शन फॉलोड बाय नेम। तो ये हमारा कंपाइलेशन और ये एग्जीक्यूशन। सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा, वैल्यू असाइन होगी, डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल किया है, वैल्यू 100 प्रिंट हो गया। अब जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ था तो उसमें 100 का इंक्रीमेंट है, फिर मैंने मेन के अंदर प्रिंट करवाया तो y इज 200, देखिए इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ रही। उसके बाद फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, 100 का इंक्रीमेंट करने के बाद तो 300 प्रिंट हो गया, फिर डिस्प्ले के अंदर भी इंक्रीमेंट है, फिर मेन के अंदर भी प्रिंट करवाया तो यहाँ पे अब 400 आ रहा है। तो y 2 बार कॉल हुआ है, मतलब डिस्प्ले फंक्शन 2 बार कॉल हुआ है, 100 और 300, और मेन के अंदर 2 प्रिंट स्टेटमेंट से 200 एंड 400। So that's how external storage class works. ब्लॉक के बाहर कभी भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से वो काम करेगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि एक्सटर्न कीवर्ड को काम में ही नहीं लिया, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सटर्न को खुद ब खुद आगे उसके प्लेस कर देता है, डिफॉल्ट ये एक्सटर्न को मान के चलता है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल का स्कोप भी हमारे पूरे प्रोग्राम में है। जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है यानी कि मेन काम कर रहा है, तब तक एक्सटर्न वेरिएबल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही गेट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म, हम आ जाएंगे, हमारा जो वेरिएबल है वो मेमोरी में से अपनी वैल्यू को लॉस्ट कर देगा। दैट्स हाउ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वर्क्स। किसी को इसमें कुछ भी कंफ्यूजन